बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन जो रहा वो क्या रहा कि हम पढ़ रहे थे वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि सेक्शन 21 में मौजूद हैं और जिनको क्लेम करना बतौर एक्सपेंस एज पर टैक्स लॉ अलाउ नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने पॉइंट क्या पढ़ा था? नंबर 1 पहला पॉइंट हमने पढ़ा था जनाब कि हर वो टैक्स जो कि प्रॉफिट पे बेस करता हो वो आपके लिए एडमिसिबल नहीं। तो जितने भी इनकम टैक्सेस हैं वो एडमिसिबल नहीं है। WBPF जो है और WWF जो है वो एडमिसिबल टैक्स एक्सपेंस नहीं है, लेकिन लॉ ने फिर उसको आपको स्पेसिफिकली अलाउ कर दिया है अगेंस्ट योर टोटल इनकम टू अराइव एट योर टैक्सेबल इनकम। ये सारी बातें आप सब जानते होंगे। यस और नो रिस्पॉन्स प्लीज। तो फिर ये सारी गुफ्तगू हम कल की क्लास में कर चुके थे। ठीक है। उसके बाद हमने बात की भाई कि कोई एक्सपेंस जैसा अकाउंटिंग के लिए एक्सपेंस हो, जरूरी नहीं कि वो टैक्स में भी एक्सपेंस हो। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग में बैड डेट डेबिट करके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट करके एक्सपेंस मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन टैक्स में अलाउंसेस जो हैं वो प्रोविजंस जो हैं वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होते। तमाम बातें हमने आपसे डिस्कस की, ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया आपसे कि जो टैक्स विदहोल्ड किया गया आपका, अगर आपको किसी आपके कस्टमर ने पेमेंट की और वो पेमेंट करने वाला विदहोल्डिंग एजेंट है, तो उसने जो टैक्स विदहोल्ड किया है उसको आप एक्सपेंस नहीं मान सकते, उसको आप एडवांस टैक्स ट्रीट करें। और जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर लें तो उसमें जितना टैक्स आप एडवांस में पे कर चुके हैं उसको लेस कर दें। डिफरेंस आपका जो होगा वो क्या होगा? टैक्स पेएबल आ जाएगा या टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा? यस और नो? ऐसा ही ठीक है ना? तो ये आपके सामने आ गया यहाँ पर। अच्छा जी। अब उसके बाद ये सारी बातें आपके सामने हमने डिस्कस की। उसके बाद मैंने कल आपको कहा था बेटा आप पढ़िएगा कि रेंट वाले केस में वो कौन कौन से टेनेंट्स होते हैं जो विदहोल्डिंग एजेंट होता है। रेंट वाले केस में वो कौन कौन से टेनेंट्स होते हैं जिनको लॉ ने विदहोल्डिंग एजेंट माना है। ठीक है। तो हर कंपनी अगर टेनेंट है तो वो कंपनी अगर कोई प्रेमिसेस रेंट पे लेती है तो कंपनी को रेंट पे करते वक्त टैक्स विदहोल्ड करना है। सही है। अगर कंपनी का लैंडलॉर्ड कोई इंडिविजुअल या एओपी है तो फिर जो उन इंडिविजुअल और एओपी के जो टैक्स रेट है जो कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाले रेट हैं उन्हीं से विदहोल्डिंग परफॉर्म की जाएगी। ठीक है। ये बात आपने पढ़ी। और अगर विदहोल्डिंग अगर अगर लैंडलॉर्ड कंपनी है और टेनेंट भी कंपनी है तो बतौर टेनेंट कंपनी फिर एक अलग से रेट यूज करेगी जिस पर विदहोल्डिंग करेगी। किसी ने वो रेट देखा कितना रेट है? बताइए। आप में से किसी ने पढ़ा ये टॉपिक जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए आपको? यस 15%। बिल्कुल। तो अगर मतलब इसका मतलब क्या है? विदहोल्डिंग करने से पहले ये देखा जाएगा कि आपका लैंडलॉर्ड कौन है। क्या आपका लैंडलॉर्ड इंडिविजुअल है या एओपी है? तो अगर आपका लैंडलॉर्ड इंडिविजुअल या एओपी है तो फिर आप उसकी विदहोल्डिंग उसी रेट से करेंगे जो उसके सेपरेट ब्लॉक ऑफ रेट है। लेकिन अगर आपका लैंडलॉर्ड कोई कंपनी है तो फिर उसकी रेंट विदहोल्डिंग जो होगी वो 15% ग्रॉस रेंट पर होगी। लेकिन जब वो लैंडलॉर्ड रेंट इनकम अपनी इनकम का पार्ट बनाएगा तो वो नेट अमाउंट में बनाएगा बतौर कंपनी, और उस पर वो जो टैक्स पे करेगा वो नॉर्मल टैक्स पे करेगा, लेकिन जो उसका टैक्स 15% पे विदहोल्ड हुआ होगा उसको एडजस्ट कर लेगा उसमें से। यस और नो? रिस्पॉन्स करें सब लोग, बताइए। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद विदहोल्डिंग एजेंट कंपनी है, विदहोल्डिंग एजेंट गवर्नमेंट है, विदहोल्डिंग एजेंट गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं, विदहोल्डिंग एजेंट जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। विदहोल्डिंग एजेंट इंडिविजुअल और एओपी हैं अगर उनका रेंट जो है वो 1.5 मिलियन या उससे एक्सीड करता है। अगर
इंडिविजुअल और एओपी बतौर टेनेंट एनुअल रेंट 1.5 मिलियन से या उससे ऊपर पे नहीं करते तो फिर वो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। ये सारी बातें आपने उस चैप्टर में पढ़ी होंगी जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। तो क्या रेंट वाले केस में इंडिविजुअल और एओपी तमाम इंडिविजुअल एओपी विदहोल्डिंग एजेंट है? नहीं। रेंट वाले केस में बतौर टेनेंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते वक्त टेनेंट्स को टैक्स विदहोल्ड जब करना है बतौर इंडिविजुअल या एओपी जब वो उनका उनका एनुअल रेंट ग्रॉस रेंट जो है वो 1.5 मिलियन या उससे अबव हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, अगर इंडिविजुअल उसमें फॉल कर जाए तो फिर उनको टैक्स विदहोल्ड करना ही करना है, फिर उन पर वो थ्रेशोल्ड जो है वो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल हम कह लेते हैं, फर्ज करें एक एरिया में एक बुटीक है, ठीक है, आपने वो बुटीक वाली शॉप जो ली है वो ₹1,00,000 रेंट पे ली है। जब आपने बुटीक वाली शॉप ₹1,00,000 रेंट पे ली है तो बताइए जरा उसका साल का एनुअल रेंट कितना हुआ? और आप टेनेंट हैं और इंडिविजुअल हैं, तो अगर हम इस 12 लाख रुपए को देखें तो आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है। यस और नो? लेकिन क्योंकि लॉ ने बुटीक को स्पेसिफिक कैटेगरी में मेंशन कर दिया है कि जो भी बुटीक चलाएगा वो विदहोल्डिंग एजेंट है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाएगा वो क्या है? विदहोल्डिंग एजेंट है, जो भी ब्यूटी पार्लर चलाएगा वो विदहोल्डिंग एजेंट है, जो भी मैटरनिटी होम चलाएगा वो क्या है? विदहोल्डिंग एजेंट है। तो क्योंकि आप स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो लिहाजा भले अब आपका रेंट जो है एनुअल रेंट 15 लाख या उससे अबव ना हो, तब भी आपको इस 12 लाख के ऊपर टैक्स विदहोल्ड करना है। क्यों? क्योंकि आप भले इंडिविजुअल हो लेकिन आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आती है? रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह लेते हैं कि एक एक ही मार्केट में दो शॉप्स हैं, एक बंदा बुटीक क्या करता है चलाता है और एक बंदा जो है वो क्या कहते हैं क्लोथ सेल करता है। क्लोथ मतलब जो रॉ फॉर्म में मिलते हैं आपको, यानी कि अनस्टिच्ड। तो एक बुटीक चलाता है और एक अनस्टिच्ड क्लोथ सेल करता है। दोनों की शॉप का रेंट जो है वो लाख लाख रुपए पर मंथ है। यस और नो? जवाब दें। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब जो अनस्टिच क्लॉथ बेचता है वो बुटीक नहीं चला रहा, क्या कहेंगे आप लोग? और अगर उसका मंथली रेंट 1 लाख रुपए और एनुअल रेंट 12 लाख रुपए है, तो क्या उसको बतौर टेनेंट इंडिविजुअल हैसियत से टैक्स विथहोल्ड करना है? नहीं करना, क्योंकि वो 1.5 मिलियन या उससे अब रेंट पे नहीं कर रहा। लेकिन जो बुटीक चला रहा है, क्योंकि वो स्पेसिफिक कैटेगरी में कवर हो गया, तो भले अब उसका रेंट 1.5 मिलियन से एक्सीड करे या ना करे, या 1.5 मिलियन के बराबर हो या ना हो, उसको स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करने की वजह से बतौर इंडिविजुअल या एओपी क्या करना है? टैक्स विथहोल्ड करना है रेंट पे करते वक्त। सही है? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि यार जिस केस में आप विथहोल्डिंग एजेंट हो और आप टैक्स विथहोल्ड ना करो, जिस केस में आप विथहोल्डिंग एजेंट और आप टैक्स विथहोल्ड ना करो, तो जिस केस में आप विथहोल्डिंग एजेंट है और आप टैक्स विथहोल्ड अगर नहीं करते, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको विथहोल्ड ना करने की बिना पर जो एक्सपेंस की आपने पेमेंट की वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। ये सारी बातें बेटा हमने कल की क्लास में कवर कर ली थी, अगर आपको याद। ठीक है, फिर लॉ आपको इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है। कहीं पे पेमेंट लिमिट देता है कि भाई अगर आप इतनी पेमेंट कर रहे हैं, इस लिमिट में रहते पेमेंट कर रहे हैं और आप टैक्स विथहोल्ड ना करें तो तब भी कोई मसला नहीं। तो जैसे
एम्प्लॉय की बात कीजिए, अगर एम्प्लॉय को जो सैलरी आप पे कर रहे हैं साल एनुअली, वो अगर बेसिक एग्जामिशन क्रॉस नहीं करती, वो 6 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं करती, तो आपके ऊपर कोई टैक्स विथहोल्ड करने की जिम्मेदारी नहीं है, वो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है बगैर विथहोल्डिंग के भी। नंबर 2, वेयर पेमेंट इन एग्रीगेट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इज लेस देन। अब ये सारी बातें मैंने समझा दी आपको, ठीक है। जो एग्रीगेट पेमेंट है वो 75,000 से अगर एक्सीड ना करे फॉर परचेज ऑफ गुड्स तो उस पर टैक्स विथहोल्ड नहीं होगा। 30,000 से एक्सीड ना करे ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज तो टैक्स विथहोल्ड नहीं होगा। 10,000 से एक्सीड ना करे ऑन अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो टैक्स विथहोल्ड नहीं होगा। सिंगल पेमेंट की बात हो रही है। ये तमाम बातें मैंने कल आपके सामने रख दी थी, ठीक है ना। ये सब बातें कल मैंने एक्सप्लेन कर दी थी आपको, बेटा ये मैंने दोबारा आपके सामने रख दी। फिर हमने ये बात भी आपसे कर ली थी कि अगर टैक्स जो है कमिश्नर रिकवर कर ले, किससे, या तो विदहोल्डिंग एजेंट से या उससे जिसके ऊपर जो जिसकी असल में टैक्स लायबिलिटी आनी है। यानी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स विदहोल्ड ना करे और इस बिना पर अगर लॉ के हिसाब से वो सैलरी एक्सपेंस उसको अलाउ नहीं हो रहा, लेकिन बाद में अगर कमिश्नर ने एम्प्लॉय से ही टैक्स वसूल कर लिया, तो फिर इस केस में सेक्शन 21C अप्लाई नहीं होगा। सारी बात हमने कल की क्लास में की है कि बुनियादी मकसद क्या था, टैक्स का रिकवर होना। अगर वो टैक्स रिकवर हो चुका है, चाहे एम्प्लॉय से हुआ हो चाहे एम्प्लॉयर से हुआ, तो फिर मकसद तो पूरा हो गया टैक्स डिपार्टमेंट का। तो फिर उसके डिसअलाउ होने की अब कोई गुंजाइश नहीं बचती, वो एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हमने कल की क्लास में कर ली थी, अगर आपको याद हो। अच्छा ये बताइए, टैक्स ऑन टैक्स का कॉन्सेप्ट या टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था? सैलरी के हेड में पढ़ा था ना बेटा। तो सवाल ये है कि अगर एम्प्लॉय का टैक्स हम बेयर कर लेते हैं और वो भी सैलरी का पार्ट बन जाता है, तो क्या हम उसको बतौर एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय की सैलरी 12 लाख है। जरा आप सब लोग सैलरीड केस पे जाके 12 लाख पे टैक्स वर्कआउट करें, कितना बनता है? जल्दी बताइए सब। लिमिट कहाँ से चेंज हो रही है? 12 लाख के बाद से हो रही है, 12 लाख से हो रही है? लिमिट कहाँ से चेंज हो रही है? लिमिट चेक कीजिए जरा, बताइए आप सब देखकर लिमिट चेंज कहाँ से हो रही है? 12 लाख से चेंज हो रही है, उसके बाद अगली लिमिट अप्लाई हो रही है, ऐसे ही। चले इसको भी हम देख लेते हैं, आसान कर लेते हैं। 12 लाख पे कितना टैक्स बना? 30,000 रुपए। अच्छा, और अगला रेट हमारा क्या है? 5% के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्लेब का रेट क्या है? हमारा नेक्स्ट स्लेब कितना है? 10% का है। अब जाहिर सी बात, जब मैं इस 30,000 को ऐड करूंगा सैलरी में, तो मैं ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लेब में फॉलो कर जाऊंगा। यस और तो आप क्या करें, आप डायरेक्ट इस टैक्स को ग्रॉस अप कर लें किससे? नेक्स्ट स्लेब से। यानी इस 30,000 को आप डिवाइड बाय 0.9 कर दें। बताइए। 33,333 आपके पास क्या है बेटा? टैक्स ऑन टैक्स का अमाउंट आ गया, मतलब टैक्स ग्रॉस अप अमाउंट आ गया। जब आप इसको ऐड करेंगे 12 लाख में तो कितना बन जाएगा? 1,233,333। यस और नो? तो जब आपने एम्प्लॉय के हिस्से का टैक्स बॉन्ड कर लिया है, ठीक है,
तो अब सवाल यहाँ पर क्या है कि टैक्स डिपार्टमेंट आपको सैलरी एक्सपेंस कितना अलाउ करे, क्योंकि आप तो पे कर रहे हैं ना सैलरी। तो क्या टैक्स डिपार्टमेंट आपको 12 लाख सैलरी एक्सपेंस अलाउ करेगा, या अगर आपने टैक्स बॉन्ड किया है तो फिर जो सैलरी एक्सपेंस आपको अलाउ किया जाएगा उसमें टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट भी क्या होगा, शामिल होगा। जब अपनी इनकम फ्रॉम, देखो आप अब आप एम्प्लॉय को नहीं पढ़ रहे, अब आप एम्प्लॉयर को पढ़ रहे हो, क्योंकि उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्कआउट करने जा रहे हो। तो हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट जो हम सैलरी एक्सपेंस क्लेम करेंगे वो 12 लाख होगा, या उसमें टैक्स के ग्रॉस अप अमाउंट का इफेक्ट भी क्या होगा, शामिल होगा। सवाल क्या है, तो जवाब इसका ये है कि उसमें टैक्स के ग्रॉस अप अमाउंट का इफेक्ट भी क्या होगा, शामिल होगा। और आप ये 12,33,333 पूरे क्या करोगे, सैलरी एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर लो। अब ये बात कहाँ मेंशन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है, एन एम्प्लॉयर इज अलाउड टू पे द टैक्स पेएबल बाय एन एम्प्लॉय in addition to normal salary. In this case, the said tax payment shall be considered as। तो क्योंकि एम्प्लॉयर को अलाउ है कि वो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन पे कर दे, तो फिर आप जानते हैं दो सिचुएशन बनती है। नंबर वन, जितनी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की पे की है वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन के टैक्स हो गई है, यस और नो। वो एम्प्लॉय के लिए क्या बन गई है, परक्विजिट बन गई है। ठीक है जी। सैलरी एक्सपेंस in the hands of employer is allowable tax expense, और जो भी सैलरी बनेगी इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स वो सैलरी एक्सपेंस है। ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंस इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर इज अलाउबल टैक्स एक्सपेंस, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर इज एन एम्प्लॉयमेंट परक्विजिट। तो जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वो एम्प्लॉय के लिए सैलरी बन जाते हैं, उसकी सैलरी का पार्ट बन जाते हैं, और वो परक्विजिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है वो उसका बिजनेस का एक्सपेंस है। तो क्योंकि परक्विजिट बिजनेस का एक्सपेंस है और टैक्स भी बतौर परक्विजिट पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय के लिए, तो लिहाजा उसको भी बतौर एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ये एग्जाम्पल हमने ली 12,33,333 जिसमें टैक्स ऑन टैक्स यानी ग्रॉस अप अमाउंट शामिल था। तो एम्प्लॉयर जो है वो अपना सैलरी एक्सपेंस कितना क्लेम करेगा, उतना क्लेम करेगा जिसमें टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट भी क्या होगा, शामिल होगा। यानी ग्रॉस अप अमाउंट को मिलाकर टोटल सैलरी एक्सपेंस चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये अलाउबल एक्सपेंस है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है जी। लेकिन केसेस जो अदर देन सैलरी हैं, केसेस जो अदर देन क्या है, सैलरी, जैसे आप किसी आ, आपका कोई इनाम निकल आता है किसमें, सेल प्रमोशन स्कीम में, तो वो इनाम आपके लिए क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, यस और नो। मतलब मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए का इनाम निकल आया, नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है बेटा, बेटा सेल प्रमोशन स्कीम में निकलने वाला इनाम प्राइस बॉन्ड, या उसके बाद हमने पढ़ा था लॉटरी, या हमने क्या पढ़ा था बेटा, क्रॉसवर्ड पजल, ये सारी बातें हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ी थी ना बेटा। तो अगर आपका वो पेप्सी कैचा करोड़ निकल आता है, जो आईपीएल में अपना पीएसएल में पेप्सी कैचा करोड़ का इनाम अगर निकल जाता है आपका, और पूरे पीएसएल में आपने अकेले ने कैच किया 1 करोड़ का, तो उस पर कितना टैक्स विथोल्ड होगा आप जानते हैं, 20%। 20 होगा, जवाब दें, या 25 होगा? कितना पढ़ा था आप लोगों ने, क्या पढ़कर आए थे, जरा वेरीफाई करेंगे। 20% टैक्स विथोल्ड होगा, मतलब आपको कितने पैसे मिलेंगे, 1 करोड़ में से कितने पैसे मिलेंगे, 80 लाख रुपए, यानी टैक्स कटने के बाद। ऐसे ही रिस्पॉन्स है।
लेकिन हमने कहा इस तरह के इनाम में अगर आपकी गाड़ी निकल आती है 10 लाख रुपए की, तो उसमें आप, उस केस में फिर आप क्या करेंगे? उस केस में आपसे 10 लाख का 20% कलेक्ट किया जाएगा, फिर आपको गाड़ी दी जाएगी, ऐसा ही है ना? लेकिन फर्ज कर लेते हैं कंपनी ये कहती है कि भाई गाड़ी पे जो भी टैक्स है वो अपनी जेब से पे कर देंगे, तो आपको 10 लाख की गाड़ी मिल गई, जो 10 लाख का 20% टैक्स था वो कंपनी ने अपनी जेब से पे कर दिया। तो अब इस केस में कंपनी ने जो 2 लाख रुपए इजाफी पे किए वो कंपनी के अलाउबल एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स का जो एग्रीमेंट, जो आपका टैक्स पे करने का जो एग्रीमेंट है ना किसी एक बंदे का दूसरे बंदे के लिए, वो असल में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के दरमियान एग्जिस्ट करता है लीगली। ठीक है? तो इस केस में अगर आपने जो आपका क्या कहते हैं जिस बंदे का इनाम निकला था उसका टैक्स अगर कंपनी ने खुद बेयर कर लिया है, तो फिर उस केस में वो आपको गाड़ी तो आपको बतौर एक्सपेंस अलाउ हो जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी आपका उस कंपनी का डेप्रिशिएबल एसेट होगी। ठीक है ना? तो वो तो अलग मसला है। लेकिन जो 2 लाख रुपए इजाफी पे हुए हैं वो बतौर एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगे। यानी कंपनी ने आपको 10 लाख की गाड़ी भी दी और 2 लाख रुपए आपका टैक्स भी पे किया, तो कंपनी ने 2 लाख रुपए टैक्स पे किया है वो बतौर एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। उसमें हमेशा यही अज्यूम किया जाएगा वो आपसे कलेक्ट करके दिया गया है। ठीक है? नाउ अब ये आपके सामने क्या है? इन अदर केसेस टैक्स पेबल बाय अदर पर्सन इज नॉट लीगली अलाउड टू बी पेड। सैलरी के अलावा दूसरे केसेस में किसी एक शख्स का टैक्स दूसरा शख्स पे करे ये लीगली अलाउ नहीं बाय द टैक्स पेयर। It is considered opinion that if a taxpayer pays tax liability of any other person, then the said tax payment would not be allowed as tax expense. तो ये एक ओपिनियन है, एक राय है, इसके मुखालिफ भी राय हो सकती है कि अगर आप सैलरी के अलावा किसी और पार्टी का टैक्स पे करते हैं, बियर करते हैं, तो फिर वो जो इजाफी अमाउंट आपने पे किया है वो क्योंकि सैलरी में तो परक्विजिट की डेफिनेशन में चला गया, लेकिन यहाँ कौन सी डेफिनेशन में जाएगा? यहाँ किसी डेफिनेशन में नहीं जा रहा, तो लिहाजा इस अमाउंट को जो है वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि जब परक्विजिट बन रहा था तो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन के टैक्स हो रहा था और आपके लिए एक्सपेंस बन रहा था। यहाँ पर जो जिसको इनाम मिला है, जो 2 लाख रुपए उसके बिहाफ पर टैक्स पे हुआ है, अगर वो टैक्स वो अपनी इनकम के तौर पर डिक्लेयर कर दे तो फिर गुंजाइश बन जाती है उसके एक्सपेंस क्लेम करने की, लेकिन नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे दी गई है आपको, इस एग्जाम्पल को आप रीड कर लेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल दी है पूरी की पूरी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे सब लोग, ये आईएमएफ क्या था? आईएमएफ रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? आईएमएफ रेजिडेंट था नॉन रेजिडेंट था? ठीक है? अगर आईएमएफ से पाकिस्तान लोन लेता है और उस लोन पे इंटरेस्ट पे करता है, तो आईएमएफ की पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है? ये बातें डिस्कस हुई है कि नहीं हुई शुरू में बेटा? आप सब खामोश हो गए, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो किसी भी नॉन रेजिडेंट की पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट कोई टैक्स ट्रीटी हो तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये सारी बातें हम जानते हैं। बेटा उसामा, आईएमएफ से पाकिस्तान ने लोन लिया है, वो लोन पाकिस्तान से वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है ना यार, तो वो उस आईएमएफ की फॉरेन सोर्स इनकम कैसे हुई मेरे बच्चे? फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है उसामा बेटा? थोड़ा सा अकल लगा के सोचना है हमने। भाई जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दें। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? लोन किसको दिया? पाकिस्तान को। इंटरेस्ट कहां से कमा रहा है? पाकिस्तान से। तो क्या हुआ बेटा? लॉजिकल बात करो ना यार। तो पैसा कहां से कमाया गया? इंटरेस्ट पे करने वाला कौन है?
अब बात ये कि क्या, अब अगली बात है, क्या आप अपने बिजनेस के लिए किसी फॉरेन कंट्री के बैंक से लोन ले सकते हैं? हो सकता है आपकी किसी फॉरेन कंट्री में बिजनेस की ब्रांच हो, उस ब्रांच के जरिए आपने वो लोन लिया हो, लेकिन उस लोन के पैसे को हो सकता है आपने पाकिस्तान में यूटिलाइज कर लिया। बताइए। या हो सकता है पाकिस्तान में कोई ऐसा बैंक मौजूद हो जो पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट ना हो, बल्कि क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बोलिए। इस पे भी मैं तवील डिस्कशन कर चुका हूं आपके साथ शुरू के लेक्चर्स के अंदर। तो लिखा हुआ क्या जनाब, किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन की जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। कब? ये लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन डेट शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम इफ द डेट इज यूज्ड फॉर बिजनेस इन पाकिस्तान। अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन से यानी नॉन रेजिडेंट बैंक से लोन लेते हो और उस लोन को इस्तेमाल करते हो पाकिस्तान में बिजनेस इनकम जनरेट करने के लिए, तो फिर वो डेट जो है उस पर जो इंटरेस्ट इनकम होगी उस बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। Therefore, interest income earned by a non-resident person is taxable in Pakistan, irrespective of the fact whether such non-resident person has permanent established in Pakistan or not. चाहे उसकी पाकिस्तान में कोई ब्रांच हो या ना हो, कोई इशू नहीं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की पाकिस्तान में ब्रांच है, लेकिन एक बैंक है बार्कले बैंक जो पाकिस्तान में आना था, यूके का बैंक है, उसकी कोई ब्रांच नहीं है। आपका बिजनेस यूके में चल रहा है, आपने बार्कले बैंक से लोन लिया, कुछ लोन आपने इस्तेमाल किया यूके वाली ब्रांच के लिए, बाकी लोन आपने इस्तेमाल कर लिया पाकिस्तान वाले हेड ऑफिस के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लोन का पैसा आपने पाकिस्तान में इस्तेमाल किया है वो पाकिस्तान में बिजनेस इनकम या टैक्सेबल इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आपने वहां से 1 लाख पाउंड का लोन ले लिया है और 1 लाख पाउंड में से 50,000 पाउंड आपने इस्तेमाल किए हैं कहाँ पर, पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम जनरेट करने के लिए, तो कम से कम 50,000 पाउंड जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट उस बैंक की पाकिस्तान सोर्स इनकम मानी जाएगी, भले वो बैंक पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता हो आसान लफ्जों में या नहीं। वैसे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है बहुत तवील और टेक्निकल, लेकिन मैं अभी आसान लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे। बोलिए, क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, हाउएवर सेकंड शेड्यूल प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन इन सर्टेन केसेस एज सच एज दैट इज यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। हाँ, अगर आपने फॉरेन कंट्री में मौजूद किसी बैंक से लोन ले लिया और उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान में बिजनेस इनकम या टैक्सेबल इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल ये था कि आपने पाकिस्तान से गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए वो लोन लिया था, तो फिर वो जो अमाउंट है इंटरेस्ट का उस लोन पर, वो उस बैंक की पाकिस्तान सोर्स इनकम तो कहलाएगी, लेकिन वो एग्जेम्प्ट होगी क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल किया एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको अच्छी तरह समझ लें। बेटा यहाँ पर लोन लेने वाले की बात नहीं हो रही, लोन लेने वाले के यूज करने से मुतासिर कौन हो रहा है, लोन देने वाला। इस तरह समझे बात को, लोन लेने वाले के यूज से मुतासिर कौन हो रहा है, लोन देने वाला। इस तरह समझे इस बात को, यानी मैंने तो लोन ले लिया फिर मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया कहां पर, पाकिस्तान में, तो मुतासिर कौन हो गया, लोन देने वाला। उसकी जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो क्या हो गई, पाकिस्तान सोर्स इनकम बन गई। ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसको पाकिस्तान में यूज कर लिया है किस पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तो फिर वो लोन देने वाले की प्रॉफिट ऑन डेट पाकिस्तान सोर्स इनकम तो कहलाएगी, लेकिन वो स्पेसिफिकली क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर उसके अलावा मैंने आईएमएफ की बात की, वो बात भी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है जी, लाइकवाइज इंटरेस्ट इनकम मे बी एग्जेम्प्ट अंडर एनी टैक्स ट्रीटी और टैक्सेबल एट लोअर रेट। तो वो इंटरेस्ट इनकम जो है नॉन रेजिडेंट की, वो एग्जेम्प्ट भी हो सकती है और उसकी टैक्सेशन लोअर रेट पे भी हो सकती है। अब उसके बाद क्या आया, कंक्लूजन क्या बना इसका,
It means that any person making payment on account of interest to a non-resident person shall deduct tax unless any specific exemption is available. तो अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो तो आप उसको प्रॉफिट ऑन डेट पर टैक्स विथहोल्ड करोगे जब तक कि उसकी इनकम स्पेसिफिकली नाम लेके एग्जाम ना कर दी जाए. इन केस ऑफ डिफॉल्ट यानी कि आपने अगर टैक्स विथहोल्ड नहीं किया तो वही होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस वुड बी डिसअलाउड. तो फिर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा. ठीक है जी. ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल to non-resident on account of fee for technical services, fee for offshore digital services and royalty with reference to business income in Pakistan. ठीक है, ये तमाम बातें आपके सामने मौजूद है. अच्छा, ये पॉइंट नंबर 5 का ताल्लुक जुड़ रहा है किससे? सेल्स टैक्स से. तो मैं इसको भी इग्नोर करूंगा, मैं इसको सेल टैक्स पढ़ाने के बाद कनेक्ट कर दूंगा आपके सामने. ठीक है, ये सारा जो है अच्छा. अब उसके बाद क्या आ रहा है? इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर. बिजनेस में इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता? आप बताइए. तो टी, कॉफी, रिफ्रेशमेंट, चाय, बिस्किट, खाना पीना जो चल रहा होता है, ये सब सब सारी चीजें क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज में यानी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर बोल रहे होते हैं. ठीक है, पिकनिक करवा ली कंपनी ने, कॉर्पोरेट पिकनिक हो गई, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए. ठीक है, कॉर्पोरेट गैदरिंग्स हो गई, उसमें खाना पीना हो गया. ये तमाम बातें इसमें आती है कि नहीं आती, बताइए. ठीक है, तो अब लिखा हुआ क्या आ गया? क्या कहता है? इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट इज नॉट अलाउबल डिडक्शन. जितना भी इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से जो एक्सेस करेगा वो अलाउ अलाउ नहीं है बतौर एक्सपेंस आपके लिए. बताइए आप सब लोग. अब सवाल है कि लिमिट क्या है, तो जवाब इसका ये है कि लिमिट कोई डिफाइन ही नहीं हुई इस चीज की, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है इसकी कि भाई आप इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा में ज्यादा 10 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते. तो ऐसी कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं. लिमिट वही है कि एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए होना चाहिए. इस बात को आप ध्यान में रखो. तो अगर कहीं भी इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर बिजनेस इनकम जनरेट करने के लिए नहीं होगा तो फिर उसको बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं किया जाएगा. तो लिखा हुआ क्या जनाब? द टाइप्स ऑफ entertainment expenditure that are allowable tax expense are mentioned in rule 10 of the income tax rules, a summary of which is under. तो कितने कौन कौन से एक्सपेंस अलाउ हैं? जो एक्सपेंसेस इस बताए गए रूल से बाहर होंगे वो आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे. ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई? A reduction for entertainment expenditure shall be limited to expenditure incurred by a person which is. यानी अगर आपका इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन बताई गई बातों में फॉल करता है तो आपको अलाउ है, और अगर इन बताई गई बातों में फॉल नहीं करता, इससे बाहर फॉल करता है तो फिर अलाउ नहीं है. तो जब भी किसी आप इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप देखेंगे वो इन बातों में फॉल करता है कि नहीं करता. नंबर 1, एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान. आपने पाकिस्तान से बाहर खर्चा किया. ऑन व्हाट? एंटरटेनमेंट इन कनेक्शन विद बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो बाहर आपने जितनी भी मीटिंग्स की, खाना खाया, घूमे फिरे, मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए जो भी आपने ट्रैवलिंग की, वो सारे एक्सपेंसेस जो होंगे आपके बिजनेस एक्सपेंस, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस इनकम जनरेट करना.
तो जो भी आपने पाकिस्तान से बाहर खर्चा किया है, होटल में स्टे किया है, वहाँ खाया है, पिया है, वहाँ घूमे फिरे भी हैं आप साथ साथ, तो एक तरीके से क्या है, ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात हमारे पास क्या आ रही है, अगली बात हमारे पास ये आ रही है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। अगर आपके पास बाहर से सियालकोट के अंदर फीफा वाले आते हैं ऑर्डर देने के लिए, फुटबॉल बनाने के लिए, तो उनकी आपने दावत कर दी, वहां पर उनको खाना खिला दिया आपने, ठीक है जी। तो वो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपके कस्टमर्स हैं, फॉरेन कस्टमर्स हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, तो उनको उनकी जो भी आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, उसका मकसद बिजनेस इनकम अर्न करना है। यस और नो, रिस्पॉन्स करें बेटा। तो उनका क्या कहते हैं, उन पे इनकर होने वाला एक्सपेंडिचर जो है वो आपको अलाउ हो जाएगा बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे। अब एक बात बड़ी काबिल गौर है, वो ये है, पॉइंट नंबर ए में हम बाहर जा रहे हैं, खर्चा हमारी जेब से हो रहा है, पॉइंट नंबर बी में वो वहां से यहाँ आते हैं तब भी खर्चा हमारी जेब से हो रहा है। तो बड़ी आला बात है ना ये, मतलब यानी कि हम कितने, आप जानते हैं, मेहमान नवाज हैं। खुद कहीं जाते हैं तो खर्चा नहीं करते, तब भी मेहमान, मतलब हम खर्चा कर रहे होते हैं, और वो बाहर से यहाँ आते हैं तब हम पे खर्चा कर रहे होते हैं। बहरहाल ये तमाम बातें आपके सामने है। उसके बाद फर्दर आपके सामने क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर incurred on entertainment of customers and clients। बाकी कस्टमर और क्लाइंट्स जो आपके ऑफिस में पाकिस्तान में मीटिंग करने आते हैं, उनकी जो एंटरटेनमेंट है वो भी आपका बिजनेस का एक्सपेंस है। उनको आपने चाय पिला दी, बिस्किट खिला दिया, कोल्ड ड्रिंक्स पिला दी, सो ऑन। या आप देखते हैं कि अक्सर जो है वो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंपनीज क्या करती हैं, डिनर्स अनाउंस करती हैं, ठीक है, मीटिंग्स अनाउंस करती हैं, उसमें खाना पीना चल रहा होता है, बड़ी बड़ी दावतें हो रही होती हैं। उसके बाद जनाब, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट एट अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एजेंट, डायरेक्टर, एम्प्लॉइज। एजीएम के अंदर खाना पीना चल रहा है, ये भी बिजनेस के लिए हो रहा है, जाहिर सी बात है, शेयर होल्डर्स मिलने के लिए आए, साल में एक दफा वोट चाहिए उनसे। एजेंट्स की मीटिंग हो रही है, डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज की जो मीटिंग हो रही है। उसके बाद जनाब, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट एट द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस। जो इनॉग्रेशन होती है ब्रांचेस की, उस पर जो खाना, केक काट लिया, समोसा खिला दिया, ठीक है जी, पेटीज खिला दिए, सो ऑन। इस तरह की जो ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं, जिसमें इनॉग्रेशन के वक्त आपने कुछ रिफ्रेशमेंट कर दी या और खाना वगैरह खिला दिया, तो ये सब कुछ आपके लिए अलाउबल एक्सपेंस है। तो अब आप देख लें कि जो आपने एंटरटेनमेंट की है, अगर वो इससे बाहर फॉल करती है तो ठीक है, वो अलाउ नहीं है, और अगर इसके अंदर फॉल करती है तो फिर वो अलाउ जाएगी आपके पास। अब सवाल है कि भाई इससे बाहर कौन सी फॉल करेगी, तो आसान जवाब इसका ये है कि वो एक्सपेंडिचर जो आपकी पर्सनल, जिसमें आपका पर्सनल एलिमेंट हो। डायरेक्टर साहब से ऑफिस के अंदर मिलने के लिए उनके क्लाइंट्स भी आते हैं, और डायरेक्टर साहब से ऑफिस में मिलने के लिए उनके पर्सनल कोई दोस्त भी आ सकते हैं। यस और नो। तो डायरेक्टर साहब ने जो चाय पिलाई है अपने क्लाइंट को, वो तो बिजनेस का इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, वो होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए। लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो चाय, खाना वगैरह दोस्तों को पिलाया है, जो कि उनसे बिजनेस के लिए मीटिंग करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि किसी पर्सनल काम के लिए उनके ऑफिस आए थे, तो वो जो खाना पीना हो गया, क्या वो आउटसाइड द लिमिट नहीं है जो बता दी गई है? क्या वो इस स्कोप से बाहर नहीं है? तो फिर ऐसा एक्सपेंडिचर आपको क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉयज की पिकनिक हो रही है, एम्प्लॉयज के लिए पार्टीज हो रही हैं, ये सब बिजनेस एक्सपेंस में ही फॉल करेगा, क्योंकि उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रिफ्रेश रखने के लिए, ये सारे बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंडिचर करना क्या होता है, जरूरी होता है, ताकि वो मोटिवेटेड रहें, उनका दिल लगे बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस को चलाने में, सो ठीक है, ये तमाम बातें आपके सामने। अच्छा, उसके बाद a person shall be allowed a reduction only for expenditure incurred on the entertainment of person related directly to the person's business। ये बुनियादी बात होगी ना। तो अगर ये आप सारे काम किसी ऐसे शख्स के लिए कर रहे हैं जिसका ताल्लुक आपके बिजनेस से नहीं है, तो फिर वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के स्कोप से बाहर हो जाएगा, और वो लिमिट से बाहर माना जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है।
अगर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा जाए तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये होता है कि भाई जितना भी इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो आप क्लेम करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट एतराज करता है तो आप उसमें से कुछ पोर्शन एडबैक करते हैं। एग्जामिनेशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में इस तरह होगा कि भाई आपने 1 मिलियन से अगर इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर चार्ज किया हुआ है तो नीचे लिखा हुआ है इसमें से 1 लाख रुपए जो है वो लिमिट से क्या है बाहर हैं, या वो किसी पर्सनल एक्टिविटी में क्या हुए हैं, खर्च हुए हैं, या वो किसी ऐसे शख्स के ऊपर खर्च हो गए जो बिजनेस रिलेटेड नहीं था, सो ऑन। तो फिर क्या कर देंगे, आप उसको एड बैक करवा देंगे। मतलब ₹1,00,000 से एक्सपेंस क्लेम किया था, 1 लाख से डिसअलाउ कर दिया तो एक्सपेंस का लेवल कितना हो गया, ₹9,00,000 हो गया। कोई मसला? और अगर इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर लिमिट से बाहर ना हो तो फिर जितना अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना है उतना टैक्स में एक्सपेंस बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई इंटरटेनमेंट की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट? तो एंटरटेनमेंट मींस प्रोविजन फॉर मील्स, खाना खिला दिया, रिफ्रेशमेंट, पेटीज, बिस्किट्स खिला दिए, एंड रीजनेबल लेजर फैसिलिटीज। वो अक्सर जो हैं वो बिजनेस, जैसे आपने वो बोल टीवी देखा होगा तो उन्होंने वहाँ पे जिम बनाया हुआ है, बोल टीवी के अंदर उन्होंने वहाँ पर स्नूकर टेबल लगाई हुई है ताकि एम्प्लॉयज अगर थक गए हो तो थोड़ा साइड पर आकर क्या करें, वो गेम वेम खेल लें। ऐसे ही है ना। तो ये सारी क्या है, लेजर फैसिलिटीज हैं, ये इन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये भी आपको अलाउ किया जाएगा। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और उनको डिफरेंट लीजर फैसिलिटीज दे रहे होते हैं ताकि अगर वो काम से थककर थोड़ी देर इंटरटेन हो जाए तो उनका माइंड फ्रेश हो जाए और उसके बाद दोबारा वो काम पे लग जाए। और दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, खैर फिलहाल दुनिया में घर में बैठने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ गया, in accordance with the traditions of business and subject to overall norms and customs in of business in Pakistan। जो खिलाएंगे पिलाएंगे वो पाकिस्तान के कस्टम्स और नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। खाने पीने के बाद किसको पता लगेगा कौन सी चीज कहाँ चली गई बेटा, है ना। तो खिलाया आपने कुछ भी हो, चाहे वो पाकिस्तान के नॉर्म्स के हिसाब से हो या ना हो, वो तो चार्ज हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बस प्रूफ ये करना है कि बिजनेस एक्सपेंडिचर है। क्या ख्याल है? तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, इसमें बारीक बारीक पॉइंट्स हैं, इसको अच्छी तरह समझें। और ये एक टेक्निकल एरिया है आपका ग्रेचुटी के नाम से। यहाँ से मैं बात शुरू करूंगा कल की क्लास में, तो यहाँ तक आप अच्छी तरह क्या कर लें, इसको देख लें, याद कर लें। इंशाल्लाह बाकी इस पर डिस्कशन करेंगे हम अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।